की। ये तो आप बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि एक मुल्क पे आपने 27 डिमांड डाल दी और इंडिया पे आपने एक भी डिमांड नहीं डाली अभी तक। एक तो मैंने उन्हें बड़ा खुल के इस सिलसिले में लिखा है और कहा है कि बताएं। तीसरी मैं आपको खुशखबरी दूंगा कि मुझे पूरी दुनिया से, खासतौर पे यूरोप से बहुत से पाकिस्तानी बेस्ड जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया और हमने ऑलरेडी एक टीम बना ली है और ब्रसल्स में हम मिलेंगे, जिसमें हम ब्रसल जो पार्लियामेंट्री यूनियन है वहां के कुछ लोगों से भी बातचीत होगी और उसके बाद हम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ दी हेग जाएंगे और इसके अलावा फ्रांस में जाएंगे। आज मैंने इस लेटर की कॉपी आपने जो एम्बेसडर है फ्रांस के उनको भेज दी है कि गो एंड मीट द एम्बेसडर एंड अदर कंट्रीज एम्बेसडर्स एंड पर्टिकुलरली जो फैटफ के प्रेसिडेंट हैं उनसे आप मीटिंग करें और टाइम लेके दें कि हम कब आए। और ये हमारे ये सोल विजिट होगी वो बेसिकली जो इंडिया के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट विद एविडेंस हम फाइल करेंगे ताकि हम दुनिया को बता सकें आरएसएस क्या है, मोदी ने कौन सी ब्रुटैलिटीज की हैं, मोदी इस वक्त कौन सी ब्रुटैलिटीज कर रहा है, वो कौन सी टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है। हम वो रिपोर्ट जो यूएन की है कि इंडिया जो है वो देश की पूरी फाइनेंसिंग कर रहा है, वो भी तफसील हम इंशाल्लाह देंगे उनको कि ये करना जरूरी है। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत इस वक्त तक क्या की है अल्लाह जानता है और ना हमें राइट है पूछने का, लेकिन ये हम जरूर चाहेंगे कि अवाम को पता होना चाहिए। ये लेटर उनके दफ्तर में आज रिसीव हो चुका है, प्रेसिडेंट फैट के दफ्तर में। इसकी कापियां मैंने प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को और जितने लोग पाकिस्तान के इस वक्त सरकर्दा शख्सियात हैं जो कि ऑन दी हेल्म अफेयर्स हैं उन सबको ये भेजी है। और मैं ये समझता हूं कि 4 महीने के बाद जो उनकी एक नजर मुझे आ रही है पॉलिसी वो शायद हमें फैटफ से ना निकालें और इस वक्त फैटफ से ना निकलने की वजह से $38 बिलियन से हमें ज्यादा नुकसान हो चुका है और अगर ये रहा तो ये 100 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है अगर कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है आप पे। एंड आई होप कि पाकिस्तान इसको सीरियस ले। और मैंने एक चीज कही थी कि ये मामला हमारा जब तक अमेरिका से हमारे मामला ठीक नहीं होते शायद फैटफ चलता रहेगा, क्योंकि फैटफ में कंप्लेंट करने वाले अमेरिकन हैं। मुझे किसी फॉरेन ऑफिस बनने का फोन आया, कह रहा सर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि इसमें कंप्लेनेंट अमेरिका है। तो मैंने कहा यार आज आप लोगों को यही नहीं पता कि अमेरिका इसमें कंप्लेनेंट है तो आप क्या आगे चलोगे। तो लिहाजा मेरा जब हम फैटफ पे काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को लॉबी करनी चाहिए अमेरिका के लिए भी, तो उनके साथ हम लड़े हैं, उनकी जंग में उनका साथ दिया है। 70,000 अपने पाकिस्तानी हमारे बहन भाई शहीद हुए इनोसेंट, हमारा लॉजिस्टिक की तबाही हुई, हमारा एरिया स्पेस बिल्कुल बंद था, हमें जो नुकसान आते हुए इसकी तफसील मैं पिछली दफा पूरी दे चुका हूँ। तो आई होप कि हुकूमत मेरे इस खत को लेके इसको बेसिस बना के आगे चलेगी। अगर एक अफ्रीका का गरीब मुल्क का, एक छोटे से मुल्क का अटॉर्नी जनरल उठ के अमियार वालों को फायदा बचा सकता है, उनको साथ ला सकता है, तो हम बसीयत पाकिस्तानी क्यों नहीं उनको फायदा दे सकते अपने कश्मीरी बहन भाइयों को। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए यहाँ कश्मीर का मसला है, वहाँ फैटफ का मसला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। और जिस अंदाज से IMF आगे बढ़ रहा है और IMF ने जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, आप याद रखिएगा मैंने कहा था डॉलर 160 से ऊपर जाएगा, तो मुझे तो लग रहा है ये 130 भी क्रॉस करेगा, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं कि ये चीजें महंगी करो और उनको महंगी करनी पड़ रही है। क्या कोई तरीका नहीं निकल सकता कि हम अपनी डेट रिटायरमेंट करें और अपने पांव पे खड़े होकर फिर उनको जवाब दें? हम अल्लाह करे कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हमारी तो अंदरूनी जंग बहुत है, हम तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे सॉरी टू से, चलो अपोजिशन तो बात करती ही करती है, लेकिन मुझे हुकूमती वज़रा से भी जो स्टेटमेंट आती नजर आती हैं, मुझे ऐसे लग रहा है वो भी अपोजिशन में है, वो भी अपोजिशन में है, दोनों अपोजिशन खेल रहे हैं। अल्लाह करे ये चीजों से हम निकल सकें। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3-4 रोज बाद जो इलेक्शन हो रहा है या आने वाले में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो
जो कि हमारे लिए आने वाले वक्त में हमारी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो। आई होप दैट एवरीथिंग गो स्मूथ। मैं आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनकी नोटिफिकेशन होने पे मुबारकबाद देता हूं, और साथ साथ मुबारकबाद की बात कर रहा हूं तो लाल नजीर साहब, जिनके खिलाफ एक केस चल रहा था, क्योंकि वो कश्मीरियों की हमेशा बात करते थे, कश्मीरियों के लिए वो लड़ रहे थे पूरी दुनिया में, वो हर जगह खड़े होते थे, तो उनके खिलाफ ऐसे ही तोहमतें लगाई गई। आज उनको ऑनरेबली वहां के हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, एग्जोनरेट कर दिया है। मैं अपनी तरफ से, अपने सारे दोस्तों की तरफ से, कौम की तरफ से उस हमारे दोस्त को जो पाकिस्तान का बहुत ख्याल खाया, लॉर्ड नजीर, कि अल्लाह उसको मुबारक करे और आइंदा आने वाली किसी भी आफत से उसको महफूज रखे। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जो मैं ये भेज रहा हूं इसको पब्लिक किया जाए, इस पर बातचीत भी की जाए, और इंशाल्लाह जब हम जाएंगे फ्रांस, पेरिस में फैटफ के ऑफिस में विद अ गुड डेलीगेशन टू प्रूव दैट इंडिया इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और जो वो कर रहे हैं इंडिया आपके सामने है। एनी क्वेश्चन जी? मलिक साहब, कहा जाता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पीपल्स पार्टी के दौर में गया था, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, ऐसा क्या है कि अच्छा, मैं आज क्योंकि आपने सवाल कर लिया तो रिकॉर्ड में बता देता हूं, ये जितनी 27 डिमांड्स थी जब हमारी हुकूमत थी, और हमारी हुकूमत से पहले भी अमेरिका हमें ये कहता रहा कि ये काम करो, लाइक डेटा की सप्लाई, हमारे पैसेंजर की डिटेल्स, और जितने भी फैटफ में बिल हमने पास किए हैं, विद अथॉरिटी मैं कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा अमेरिका ने हमें रिक्वेस्ट की थी। मैं एक दफा टूर पे गया था अमेरिका में अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो होमलैंड की जो मिनिस्टर थी वो मेरे पास खुद तशरीफ लाई, और उस वक्त दुरानी साहब थे हमारे एम्बेसडर, उन्होंने कहा जी ये क्या MOU साइन नहीं करना है जिससे हमारे जितने भी पैसेंजर पाकिस्तान से आउट गोइंग हैं या इनकमिंग है हम उनका डेटा देना था। शायद आई नॉट गिव। उन्होंने कहा जी मैं वादा कर चुका हूं। तो मैंने कहा आपने वादा किया, मैंने तो नहीं किया। कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, कर लें। फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाता, फिर मैं यहीं रह जाता हूं भाई। आई रिग्रेट इट एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, जिसमें जरदारी साहब भी हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी भी हैं। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा किया। इस तरह अगर आप उठा के देखें लिस्ट उनकी डिमांड्स भी, और हमेशा कहते थे डू मोर डू मोर। अब डू मोर सिंड्रोम में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म ढूंढा फैटफ। अब फैटफ के थ्रू हर वो इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान से वो लेना चाहते थे, अब फैटफ के थ्रू ले जा रहे हैं, एक ऐसे लीगल डोंगर चाक उसके थ्रू ले रहे हैं। आप देखें ये चीजें जो हैं, अगर ऐसी ही जरूरत है तो इंडिया से क्यों नहीं ले जा रही? इंडिया भी तो हमारे साथ ही है ना। श्रीलंका से क्यों नहीं ली गई? ईरान से क्यों नहीं ली गई? ये पाकिस्तान स्पेसिफिक फैटफ एक्शन है। तो लिहाजा आई वो पीपल्स पार्टी के बताई, हमने तोड़ा इसको, फिर आगे फिर नून लीग इसको तोड़ा, लेकिन जब से वो नून लीग निकाला इसमें से, अभी तक हमारी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो उनका फैसला है, और फैसला उस वक्त तक चलता रहेगा मेरे ख्याल से जब तक अमेरिका की वो डिमांड्स जो पाकिस्तान से चाहता है, जिसमें वो समझता कि शायद हम अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे, जबकि आज भी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है वहां का अफगानिस्तान का, उससे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप हमारी कोशिशों को देखें तो हमने तो एग्रीमेंट करा दिया था, और उसमें तालिबान के दरमियान में अशरफ गनी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, और अगर आज वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को ब्लेम तो ना करें। अगर एग्रीमेंट करके कोई सॉवरेन स्टेट बैकआउट कर जाती है, और पाकिस्तान का रोल है उसमें उसको बनाने में, उस एग्रीमेंट को करने के लिए, मुझे पता है जाती तौर पर मैं जानता हूं कि हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे इंक्लूडिंग जनरल बाजवा, इनकी बहुत उसमें मेहनत है दिन रात की, और वो एग्रीमेंट आया और हमने सोचा कि बस ये अब हो गया, अमन हो जाएगा अफगानिस्तान में। अमन तो नहीं हुआ, बल्कि अब ज्यादा गड़बड़ हो गई है। दैश ज्यादा जोर से आ गई है। दैश पाकिस्तान में जो कर रही है वो भी आपके सामने है। मैंने जब भी कभी कहा तो कहीं दैश नहीं है, मेरा लिए अब तो मानना ही पड़ेगा कि दैश है, और दैश तो ट्रेनिंग के लिए अब चाइना ले गए हैं, वो उसको फाइनेंस कर रही है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। मैं चाइना को भी वार्न करता हूं कि अगर आप ये समझे कि इंडिया को ठंडा होगा, तो इंडिया ठंडा होने वाला नहीं है। ये काफी साल ठंडा होने के बाद उसने कश्मीर के साथ हमारे किया, वो भी आपके सामने है। जिसने उसने एयर स्ट्राइक की हमारे पे, वो भी आपके सामने है।
तो इंडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता है. एंड आई होप the government of Pakistan also takes a necessary measure to drag Modi to the International Court of Justice, जिसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को काफी दफा लिख चुका हूं. आई होप दे विल एक्ट व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग. तो इसमें हमारी हुकूमतों का वो रोल कि वो क्यों नहीं करा सकते कम है, रोल उनका जो कराया जो उन्होंने और ना मानने वाली पॉलिसी है उस पर ज्यादा आप तो जो दें. दो छोटे से सवाल है. एक ये कि पाकिस्तान ने 24 नकात पर अमन दरामद मुकम्मल किया, 3 रह गए, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं निकल पाया. उसकी क्या इंडियन लॉ भी ऐसा कुछ कर रही है? देखिए आपने मैंने क्या मोदी के खिलाफ अगर हुकूमत नहीं जाती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो क्या सेनेटर रहमान मलिक जी मैं जा रहा हूं, मैं हेग में ही है ना आईसीजे, तो जिस दिन मैं जाऊंगा फ्रांस और दूसरे या तीसरे दिन मैं वहां जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा. और जो हमारी लीगल टीम्स हैं और लीगल विजनरी लोग हैं जिनका है तजर्बा, उनको साथ लेके जाऊंगा. आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि 27 पॉइंट से 24 कर दिए और बाकी 3 रह गए. वो क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जब किसी ने फैसला कर लिया हो कि मैं ना मानूं तो वो नहीं मानेगा. आप देखें वो जो 3 पॉइंट्स हैं अगर उनको निकालें तो अगर आप इंटरनेशनल स्कोर भी लें किसी को पास करने का तो ये तकरीबन 97% बनता है मेरे ख्याल से. तो अगर एक बंदा 97% मार्क्स भी लेके उस इम्तिहान में कामयाब नहीं होता तो इसका मतलब जो एग्जामिनर हैं या उसके इन्विजिलेटर्स हैं या उसको बोर्ड वाले लोग हैं वो जो है बाइस्ड है. तो लिहाजा ये बाइस्ड हैं. जब मैंने क्यों आज खत लिखा है, मैंने बड़ा सोचने के बाद, प्लीज योर अटेंशन, जो खत मैंने लिखा है वो बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है कि मैं उनको बावर कराऊं और बावर ये कराने की कोशिश करूं कि आप हमें ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ. और जब आप इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप और कोई रिस्ट्रिक्शन सोच रहे हैं. आपने कोई और एक 24 का प्लान निकाला होगा या 27 का प्लान निकाला होगा. तो आज मैं यही पूछ रहा हूं कि ये 27 का प्लान आपने इंडिया को क्यों नहीं दिया, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों दिया? इसलिए कि पाकिस्तान के साथ एक खास शुरू से दुश्मनी आ रही है. अल्लाह करे उनका ज़हन क्लियर हो और हमारी हुकूमत भी चाहिए कि अमेरिका के साथ तल्लुकात में जो लॉबियस्ट होते हैं उनको इस्तेमाल करें. ये फैट है कम है और यूएस ज्यादा है. मलिक साहब, ये मुल्क की मसला है FATF, इस पे आपने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म को कई दफा खत लिखा, तो आपके साथ किसी ने रब्ता किया, खासकर वज़ीर-ए-आज़म ने, क्योंकि इस पे तो एक होना चाहिए? जी मैंने कोशिश की, मैं फॉरेन कमेटी का भी मेंबर हूं अभी तक, जब तक ये खत्म नहीं होती है. मैंने और मशाहिद साहब ने भी कोशिश की, हमने रेजोल्यूशंस पास किए और मैंने डायरेक्ट खत लिखे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन मुझे कोई जवाब अभी तक नहीं मिला. इसका मतलब ये है कि या वो मेरे खत पे अमल करने की कोशिश कर रहे होंगे या किसी को कहा होगा जो तरीकाकार होता है प्लीज पुट अप और दूसरा होता है प्लीज फॉलो इट अप. अब डिपेंड करता है अगला बंदा कितना वो उसको फॉलो कर रहा है या उसको आगे लेके जा रहा है. बहरहाल मुझे जवाब नहीं आया. मैं बसीयत है पाकिस्तानी, बसीयत है ए पोलिटिकल वर्कर, बसीयत है फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज ए ग्लोबल सिटीजन जो मैंने एक टीम क्रिएट की है उसको लेके चलूंगा. मैंने सिर्फ इस चीज को डील करने के लिए मैंने एक अपनी जो पब्लिक रिसर्च एंड रिफॉर्म्स फॉर पाकिस्तान वो एक बनाई है, बड़ी वेल नेटेड विद बड़े काबिल जो मेरे दोस्त हैं उनको लगाया है. और हम रिफॉर्म्स करेंगे ऐसे इश्यूज पे जिसमें हम हुकूमत को मुल्क के लिए बेहतरी कर सकें. और वो चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़े ही पुराने लॉज हैं, पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उनको हम अपडेट करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए क्या कर सकते हैं. वो खैर किसी वक्त उसमें तफसील से दूंगा. उस पर मैंने एक सेगमेंट मीडिया के लिए ब्रीफिंग के लिए भी रखा कि उनको सिक्योरिटी में ब्रीफिंग देने के लिए और उनको वो मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द कंट्री, हसास किस्म के जो होते हैं मैटर्स, उनको मैं जो मेरी नॉलेज में है या मैंने पढ़ा है या मैंने लिखा है. आपने देखा आज ही मैंने एक आर्टिकल बड़ा सख्त लिखा है. मेरे दोस्तों ने कहा मलिक साहब आपने तो आज ये जो लिखा है कि डेमोक्रेसी विदा सॉरी टू से जो चल रही है ट्रेड, और ये एक ट्रेड बन गया है. तो मैं उसमें कंसेप्ट दिया है कि अगर ये एक ट्रेड बन गया, वोट ट्रेडिंग बन गई है, तो छोड़ो यार वोट ट्रेडिंग को, आप ले जाओ स्टॉक एक्सचेंज में, वोट की कीमत फिक्स कर दो. जब इलेक्शन नजदीक आए जहां पे पार्टियां वहां से अपने वोट उठा लें और जीते जाके और उस पर टैक्स भी दे दें गवर्नमेंट को. और मुझे कहा आपने कैसे ये आइडिया आया? मैंने कहा आइडिया इसलिए अगर वोट किसी कीमत प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उसकी 70 करोड़ वैल्यू है,
तो अगर सारे वोटों की कीमत आप इकट्ठी करें तो आपका तो कर्जा उतर जाएगा मुल्क का मेरे भाई। तो मैं इसलिए कहा है कि ये वोट ट्रेडिंग जो है इसको स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएं और वहां पे ट्रेड करें और फिर अनाउंस कर दें कि इतने से इतने दिन ये ट्रेडिंग खुली होगी, आपने अपने वोट उठा लें और वहीं से फैसला करके आके अपने बंदे को से डला लें। मेरा ख्याल है हाँ, इट विल लुक अब्सर्ड व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और एक दूसरे को जो मात देने की कोशिश कर रही है कि मुझे डर लग रहा है कि एक दूसरे को मात देने के चक्कर में कि सिस्टम को मात ना मिल जाए, कि सिस्टम को दबाई ना हो जाए। दिस इज माई फोरकास्ट। मैं आपको कहूं, मैंने यही कहा था कि ये महीना बहुत खतरनाक चलेगा हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे। आपने देखा है कि प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान क्राइसिस से अल्लाह निकाले और हमें भी थोड़ी होश आ जाए और हम एक महज़ब मुल्क की तरह जो तरीकाकार है डेमोक्रेसी का उसको लेके चलें। आप ऐसा लग रहा है कि वोट टू ट्रैवल, वोट टू नोट, यानी वोट टू नोट जा रहा है काम। अब वो वोट वाली बात तो रही कोई नहीं, और वो जो जरा कॉमन मैन है वो देख रहा है कि मैंने वोट दिया था चौधरी साहब या मलिक साहब, तो मेरा वोट तो ये करोड़ों में बिक रहा है यार, बड़ी वैल्यूएबल चीज है। लेकिन वो आपके घर जाके देखता है, वो कहता है मेरी सड़क भी नहीं बनी भाई, मेरी महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन एक चीज बढ़ गई है, मेरे वोट की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी अपने खाने पीने की चीजों की, अपने इश्यूज की कीमतें नहीं कम हुई। तो आप परेशान तो होगा कि मेरा वोट जो मैंने फ्री में दिया, जो मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे जाके दिया, उसकी अब कीमत करोड़ों पहुंच गई है। तो जाहिर है फिर अवाम का एतमाद उठेगा हम पे। कल मैं कंक्लूडिंग स्पीच कर रहा हूं अपनी सेनेट में, जो हमारा सेशन कंक्लूड हो रहा है, तो उसमें बहुत सी चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा और आवाम को बहुत सी चीजों से मैं आगाह करना चाहूंगा। जी ये बताइएगा किस कदर पूरी उम्मीद है कि आप फैक्टर में से जो है निकाल पाएंगे, ऐसा कौन सा चीज़ा नुक्ता है जिसको आप लेके वहां पर बहस करें? मेरे पास जो सबसे बड़ा नुक्ता इस वक्त है वो है डिस्क्रिमिनेशन, जो दुनिया पूरी में इंक्लूडिंग यूरोप पसंद नहीं किया जाता। मैं उसी डिस्क्रिमिनेशन को लेके आगे जा रहा हूं। और एक जो भाई साहब ने बात की है कि 27 में से 3 सिर्फ नहीं हुए, तो आपने हमें नहीं निकाला आगे, और आप नंबर ऑफ डिमांड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वैलिफाइड। दीज 2 पॉइंट्स लीगली हमने एग्जामिन किए हैं और ये इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। और वकील भी अच्छे हैं और कुछ वकील जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी अटैच्ड है। मलिक साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में सिस्टम के हिलने की बात की, जमहूरियत के लिए जी की बात की। आप जरा प्लीज जरा तवज्जो दीजिए, आ जाइए इधर सब प्लीज। जी, आपका ये तमाम तर इशारा जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ है, इदारों की नाअहली इसको कहेंगे, आप किसको कहेंगे? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना वक्त पे काम करता है, सही टाइम पे काम करता है, और अगर किसी की शिकायत होती है उसके खिलाफ फौरन एक्शन हो जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। अब ये जो हमारे मुल्क की सियासत है वो मुकाबला है, और ये मुकाबला क्यों चला, कैसे चला, ये एक बहुत लंबी दास्तान है। तो मैं इशारा बिल्कुल अपने दोस्त साथियों की तरफ कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ कर रहा हूं। और इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम इस्तेमाल हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, उस जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है जिस जमहूरियत के लिए मेरी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जान दी। ये उस लीडर जुल्फकार अली भुट्टो की लिए ठीक नहीं है जिन्होंने सही जमहूरियत रखी। आज ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत का हैट तो हमने पहन लिया यूरोपियन, लेकिन नीचे कुछ और ही है। ऊपर से आप कहते हैं हमने जमहूरियत पहन ली, हैट पड़ा हुआ है अंग्रेजों वाला। बट व्हाट इज हैपनिंग, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आज के इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हुए हैं वो बेहतर हुए हैं। देखे जी, बहुत अच्छा किया, और इसलिए मैंने आते ही मुबारकबाद दी है। हर एक की वो ख्वाहिश जो हुकूमत करना चाहती है अगर पूरी नहीं होती है तो जस्टिस है। अगर उनकी कोई चीज जेन्युइन थी तो उनको भी रिलीफ जरूर मिलती। तो अगर इस किस्म का एटीट्यूड पहले से चल रहा होता, और जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हुई, सारी टू से छांगा मांगा से शुरू हुए, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ जो हुआ वो भी आपके सामने पता है, और कैसे हुआ। और बहुत सी फिल्में पहले भी आई, व्हाट एक्शन वाज टेकन, IJI वाला हुआ, व्हाट एक्शन वाज टेकन। तो जब तक हम किसी भी ऐसे इंसिडेंट की या ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी के आप डिटरेंस के लिए कोई कानूनी जवाब लाते हुए उसके खिलाफ सजा नहीं होती, यानी कन्विक्शन नहीं होती, तो फिर ये अफसाने बनते हैं। ये मेरे जैसे आप जैसे दोस्त बहुत से आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल लिख के बिकेंगे भी, अखबार भी बिकेंगे, और इंटरव्यू भी एंकर मेरे भाई बहुत चलाएंगे। लेकिन क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द एंड कन्विक्शन? Was there ever any conviction?
टेल मी एनी कन्विक्शन, नथिंग। तो अब वक्त वो है कि एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो कानून आना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग के मतलब एक सख्त कानून होना चाहिए, और उस कानून को फॉलो करते हुए अगर इलेक्शन होते हैं और फिर भी कोई वायलेट करता है तो फिर वो जो है वो रहम का मुस्तहिम, बिल्कुल किसी किस्म की वो डिजर्व नहीं करता कि उस पर रहम किया जाए। जी, अली हैदर गिलानी की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है 22 मार्च को, उसमें मुख्तलिफ जो फरीकें हैं उसको तलब किया गया है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये मैटर इस वक्त पेंडिंग है बिफोर द इलेक्शन कमीशन, इट इज सब जुडिस। उन्होंने 22 मार्च को आपने कुछ क्वेश्चन डाल के उनको बुलाया, तो मेरा हाल 22 मार्च कौन सी दूर है, लेट इट कम। अगर वो कहते हैं कि 16 बंदों के नाम दो, तो लेट अस सी के पीटीआई वो 16 बंदों के नाम देती है कि नहीं देती है। लेकिन ये मुश्किल मरहला है, फिर बहुत से हमारे अच्छे काबिल वकील भी आ जाएंगे चीजों को आगे ले जाने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेचुरली हर एक ने अपना डिफेंस करना है। तो आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो जो इसको सियासत चल रही है वो भी आपको पता है, मिडिल क्लास से बहुत ज्यादा दूर है, पढ़े लिखे लोग बहुत दूर हैं। तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लिखूंगा और बहुत लिखूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मुझे अल्लाह ने अगर मौका दिया है अपनी हुकूमतों को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, लीडरशिप को, दूसरों को करीब से देखने का, तो मेरा जो मुशाहिदा है वो मैं कौम के हवाले करके जाऊंगा इंशाल्लाह। उससे पहले अल्लाह से दुआ करूंगा मेरी थोड़ी जिंदगी बढ़ा दे, ताकि मैं सही चीजें अवाम तक, इसलिए मैंने एक किताब लिखी है जो बाद मर्ग होगी, जो मेरे वकील के पास है। मैं वक्त पे इस टाइम पे नहीं उसको पब्लिक करूंगा, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। लिहाजा आप लोग बादल मर्ग इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मलिक साहब जो कहते थे वो ठीक कहते थे, और आज भी बहुत से लोग मेरे खिलाफ हैं, वो यानी उनकी नेगेटिविटी मेरे लिए है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें अबाउट द बोर्ड करता हूं और खुल के करता हूं, और इंशाल्लाह आगे भी खुल के करूंगा। जी सर, आपने क्या कहा? आपकी अगर गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो वजीर दाखिला ने भी सारा इल्जाम आसिफ अली जरदारी के ऊपर लगाया है कि उन्होंने पैसा चलाया। तो आप यार ये तो देखे ना, आप मेरी बात सुने, आपने जो कहा है आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया किसी के खिलाफ बगैर किसी, वजीर दाखिला साहब जो कह दे वो कोर्ट की जोरिडिक्टर तो ही है ना। मैं ये समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी का नाम हर चीज में आप लगा देते हैं। जब हमारी हुकूमत थी, किसी के रिक्शे में कपड़े फट जाते थे तो जरदारी साहब का नाम लगा देते। लोगों ने 10% की बात की, पता नहीं क्या क्या बातें की, सारी गलत साबित हुई, माफिया मांगी उन्होंने। अब मुझे एक कन्विक्शन बता दें, लेकिन क्योंकि आसिफ जरदारी इज ए स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन, ही नोज कि क्या चाल किस पे चलनी है। अगर उस चाल को, वो जो चल रहे हैं पॉलिटिकल, उसको नेगेटिविटी पे आप कन्वर्ट कर दें तो लिहाजा ये बात ठीक नहीं होगी। तो मैं ऐसी बात नहीं मानता, ना ही मैं अवाम को ऐसी चीज का तासर देना चाहता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ सिर्फ इल्जामबाजी, नथिंग, इल्जाम इल्जाम इल्जाम। लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती से, जिस बहादुरी से, जिस दिलेरी के साथ अपनी कौम की नुमाइंदगी की है वो आपके सामने। तो मैं ये समझता हूं कि आसिफ जरदारी को सिर्फ एक जेनरिक नाम ना रख लें कि कोई भी काम पाकिस्तान में गलत हो तो उनका नाम लगा दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत सी चीजें लेके आ रहा हूं। अभी देखें, आपने बात कर दी मार्केट में चल रहा है 4 बिलियन इस वक्त मार्केट में फ्लो कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो पब्लिक में आ रही है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो इसका रॉन्ग इंप्रेशन कौम पर, लीडरशिप पे आएगा, इस सिस्टम पे आएगा। एंड आई होप कि हम ये बात करें कि ये चीजें ना हो। शिबली फराज ने कहा है कि हम सादिक संजरानी को कामयाब करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करने के लिए? देखें जी, हम तो, हमारे तो नंबर ही पूरे हैं, 53 वोट्स है हमारे। मैं तो समझ रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को दावत देंगे प्राइम मिनिस्टर कि भाई आपके 53 वोट्स हैं, एक नई ट्रेडिशन सेट करेंगे कि आए आप आके चेयरमैन का ओहदा संभालें क्योंकि आप नॉमिनेट हो चुके हैं। तो अगर कहते हैं आखिरी हद तक जाएंगे तो वो उसका सवाल का जवाब, वो सवाल आपका बनता था उनसे कि वो उनसे पूछते कि सर आखिरी हद आप कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने ये कहा कि आप लोग क्या कदम उठाएंगे, आप लोग किस हद तक जाएंगे? जब वो आखिरी हद तक जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि आखिरी हद तक वो कैसे पहुंचे, जिसे इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं।
तो वो आखिरी हद जो है वो हम पता करेंगे। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी और जो सुन रहे हैं उनको भी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू।